डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। और आज का पूरा दिन बचा हुआ टाइम डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल पे ही जाने वाला है। पहले तो मैं बता दूं कि इसको डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल क्यों कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ शेयर इक्वल टू, या हम इस चैप्टर में इसको इंट्रिंसिक वैल्यू भी कहेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ शेयर इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड। तो ये फॉर्मूला बॉन्ड वैल्यूएशन की तरह ही है, करेक्ट। बॉन्ड वैल्यूएशन में हमने क्या लिखा था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। इक्विटी शेयर के केस में कैश फ्लो वुड बी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। अगर आप कुछ साल बाद बेचोगे तो आपको उसकी प्राइस भी मिलेगी, ठीक है। ये लॉजिक है इस फॉर्मूले का। यानी डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल अज्यूम करता है, इस मॉडल में कुछ अजम्पशन छुपे हुए हैं। क्या अज्यूम कर रहा है, क्या अज्यूम कर रहा है, बताओ ना, सामने देखकर बताओ क्या अज्यूम कर रहा है। अजम्पशन है कंपनी पेज डिविडेंड। ओ माय गॉड, यानी ये मॉडल सिर्फ किन टाइप की कंपनीज के लिए यूज हो सकता है, जो कंपनी डिविडेंड पे करती है। और जो कंपनी डिविडेंड नहीं पे कर सकती है, नहीं करती है, पे कर सकती करती नहीं है, तो उनके लिए मॉडल यूज नहीं होगा। दूसरा, डिविडेंड कैन बी एस्टिमेटेड, जो कि दुनिया में बहुत ही मुश्किल काम है। यानी आप अज्यूम कर रहे हैं, जैसे बॉन्ड के केस में कूपन हम एस्टिमेट कर सकते हैं क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्चुअल है। कंपनी 9% बॉन्ड इशू कर रही है और फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है, तो आपको पता है ये 99999 पे करेगी। लेकिन कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू किया है, क्या आपको पता है 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद कितना डिविडेंड पे करेगी? नहीं। लेकिन वैल्यूएशन निकालने के लिए हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि डिविडेंड कैन बी एस्टिमेटेड, डिविडेंड कैन बी एस्टिमेटेड। सो जो नॉन डिविडेंड पेइंग कंपनी है उसके लिए फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ नहीं हो पाएगा। डिविडेंड अगर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं तो ये मॉडल यूज़ नहीं कर पाएंगे। वैसे थियोरेटिकली ये करेक्ट मॉडल है, थियोरेटिकली। क्यों? आप एक कंपनी में पैसा डाल रहे हो, कितना पैसा डालोगे आज? किसी भी कंपनी में हम कितना अमाउंट डालेंगे? जितना हमें फ्यूचर में कैश फ्लो जनरेट होगा। और अगर आप कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदते हो तो आपको फ्यूचर में डिविडेंड मिलेगा या उसकी प्राइस मिलेगी जब आप उसको बेचोगे। लेकिन वो जो प्राइस मिलेगी वो भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड ही होगा। इज इट राइट? यानी किसी भी समय शेयर की वैल्यू विल बी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड। मॉडल सही है। जो आपने लगाया कैश, जो आपको मिलेगा कैश। लेकिन कुछ कंपनी डिविडेंड नहीं पे करती है, उसके लिए हम अलग मॉडल यूज़ करेंगे। कुछ कंपनी डिविडेंड कई साल बाद पे करती है। आपने सुना होगा एप्पल कंपनी जो है, उन्होंने स्टार्टिंग में कितने सालों तक डिविडेंड पे नहीं किया था। उससे भी अच्छा एग्जाम्पल है माइक्रोसॉफ्ट का। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो विंडोज़ बनाती है, विंडोज सॉफ्टवेयर और ऑफिस सॉफ्टवेयर, इन्होंने पहले फर्स्ट 25 ईयर्स नो डिविडेंड, डिविडेंड पे नहीं किया क्योंकि उनको ग्रोथ करना था। ग्रोथ करने के लिए फंड्स चाहिए, फंड्स चाहिए तो पहला हम रिटेन्ड अर्निंग ही यूज़ करेंगे। इज इट राइट? तो जो बहुत सारी कंपनी जो ग्रोथ फेज में रहती है वो डिविडेंड कम पे करती है। तो ऐसा भी होता है कि कंपनी डिविडेंड ही पे नहीं करती है। तो यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से मॉडल पिछले पेज में बना हुआ था, ये उसी का एक पोर्शन मैंने काट के यहाँ पे चिपकाया। फर्स्ट पेज पे आ जाओ, वापस चैप्टर के फर्स्ट पेज पे आ जाओ। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल देखना, उतना ही मैंने काटा है। सिंगल पीरियड वैल्यूएशन, मल्टी पीरियड वैल्यूएशन, ग्रोथ मॉडल, यहाँ पे 3 डिस्कस करेंगे। 0 ग्रोथ, 2 स्टेज ग्रोथ, कांस्टेंट ग्रोथ, करेक्ट। तो पहला है इस डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का बेसिक प्रिंसिपल। बेसिक प्रिंसिपल क्या है?
आपकी बुक में पैराग्राफ 5 की फर्स्ट पैराग्राफ 5 में लिखा हुआ है, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का बेसिक प्रिंसिपल है द वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिविडेंड एक्सपेक्टेड फ्रॉम इट्स ओनरशिप प्लस, अगर मान लो आपको शेयर बेचना है कुछ साल बाद, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ शेयर एक्सपेक्टेड व्हेन द इक्विटी शेयर्स आर सोल्ड। यानी मैथमेटिकली हम इसको बोल सकते हैं वैल्यू इज इक्वल टू पीवी ऑफ डिविडेंड प्लस पीवी ऑफ एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस। अगर हम इसको बेचते हैं तो जो अमाउंट मिलेगा मुझे बेचकर उसकी प्रेजेंट वैल्यू, जो डिविडेंड मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर टुडे। इसको हम बोलेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू। इतना अमाउंट इन्वेस्टर देने को तैयार है, इससे कम में मिलेगा तो बाय करेंगे, इससे ज़्यादा में मिलेगा तो सेल करेंगे, राइट। पॉइंट नंबर डी ए पर आना, आपकी बुक में पॉइंट ए लिखा हुआ है सिंगल पीरियड वैल्यूएशन मॉडल। अब आप पहले समझो इसको सिंगल पीरियड वैल्यूएशन मॉडल क्यों कहते हैं। हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं कि हम इक्विटी शेयर को सिर्फ 1 साल के लिए होल्ड करेंगे। अंडरलाइन, हम ये एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन हम क्या धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को पहले तैयार करते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन कराएंगे एग्ज़ाम का तो आपको समझ में आएगा नहीं। सिंगल पीरियड वैल्यूएशन का मॉडल है कि हम इक्विटी शेयर को 1 साल के लिए होल्ड करेंगे बस। कितना अमाउंट आप दोगे उसके लिए आज, हाउ मच अमाउंट यूल पे, व्हाट इज द प्राइस यूल पे। आप बोलेंगे अगर मैं इक्विटी शेयर को सिर्फ 1 साल के लिए होल्ड करता हूं तो मुझे 1 साल के एंड में क्या क्या कैश फ्लो मिलेगा। एक तो मुझे डिविडेंड मिलेगा और दूसरा मुझे प्राइस एट एंड ऑफ ईयर 1 मिलेगा, बराबर। कब मिलेगा, 1 साल के बाद। उसकी वैल्यू करनी है आपको आज 0 पे, तो क्या करेंगे, ये अमाउंट कब मिलेगा आपको, 1 साल के बाद। उसकी वैल्यू आज कैसे करेंगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। तो फॉर्मूला है D1 अपॉन 1 प्लस आर, यानी पहले डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू प्लस P1 अपॉन 1 प्लस आर, यानी जो प्राइस आपको एक्सपेक्टेड है उसकी प्रेजेंट वैल्यू। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं D1 प्लस P1 अपॉन 1 प्लस आर। D1 का मतलब एक्सपेक्टेड डिविडेंड आफ्टर 1 ईयर, P1 का मतलब एक्सपेक्टेड प्राइस आफ्टर 1 ईयर, R का मतलब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर। जैसे बॉन्ड के चैप्टर में हम करते थे, बॉन्ड की वैल्यूएशन निकालने के लिए हम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यूज करते थे, इक्विटी शेयर की वैल्यू निकालने के लिए भी हम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर करेंगे। यानी मुझे लगता है इस कंपनी में इतना रिस्क है तो मेरी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इतनी होगी, उससे हम डिस्काउंट करेंगे। आर विल बी यूज्ड एज अ डिस्काउंट रेट टू कंप्यूट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। अलग अलग कंपनीज में मेरी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अलग हो सकती है, तो डिस्काउंट रेट भी अलग अलग कंपनीज के लिए अलग हो सकता है, ठीक है। तो चलिए धीरे धीरे हम कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे। पहला क्वेश्चन सॉल्व करें, अपने से ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, XYZ Limited's equity share is expected to provide a dividend of ₹2 and fetch a price of ₹18 a year hence। तो आपको ईयर 1 के एंड में डिविडेंड मिलेगा ₹2, प्राइस मिलेगी 18 रुपीज़, और आपको आज इसकी प्राइस क्या होगी ईयर 0 में ये बताना है। तो 2 और 18 यानी 20 रुपये का कैश फ्लो अगर 1 साल बाद मिलता है और आपकी रिक्वायर्ड रिटर्न 12% है, तो आज आप इस शेयर के लिए कितना अमाउंट पे करेंगे, 17.86। 2 + 18 डिवाइड बाई 1.12, बस इतनी कम मेहनत। लिखिए P0 = 2 डिवाइड बाई 1.12
प्लस 18 डिवाइड बाई 1.12, अलग अलग भी लिख सकते हैं इनको, या 2 प्लस 18 डिवाइड बाई 1.12, आंसर इज 17.86। ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आएंगे कि नहीं, डाउटफुल है। इज इट राइट? आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट मॉडल है उसका नाम है मल्टी पीरियड वैल्यूएशन मॉडल। सिंगल पीरियड वैल्यूएशन मॉडल मतलब शेयर को हम सिर्फ 1 साल होल्ड करेंगे। मल्टी पीरियड वैल्यूएशन मॉडल मतलब शेयर को हम बहुत सालों तक होल्ड करेंगे। बहुत सालों में भी 2 पॉसिबिलिटी है, एक सर्टन पीरियड के लिए होल्ड करेंगे या इनफाइनाइट पीरियड के लिए होल्ड करेंगे। इज इट राइट? बहुत सालों का मतलब हो सकता है 2, मल्टी पीरियड का 2 इंटरप्रिटेशन हो सकता है। एक फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जैसे मान लो 10 साल आप होल्ड करना चाहते हैं, 5 साल होल्ड करना चाहते हैं, एंड सेकेंड फॉर इनफाइनाइट पीरियड, फॉर इनफाइनाइट पीरियड। कौन सा इजी होगा? दोनों इजी हैं। सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम तक अगर आप होल्ड करेंगे, सपोज 5 साल होल्ड करेंगे, तो प्राइस ऑफ द शेयर आज कैसे निकालेंगे? अगले 5 साल में आपको जो डिविडेंड मिलने वाला है उसकी वैल्यू निकालेंगे, और 5वें साल में जो प्राइस मिलेगी उसकी पीवी निकालेंगे। बिल्कुल बॉन्ड वैल्यूएशन की तरह सॉल्व करना है। सिर्फ यहाँ पे डिविडेंड जो है वो फ्लक्चुएट हो सकता है, एस्टिमेट करना पड़ेगा। प्राइस जो है एस्टिमेट करना पड़ेगा, जबकि बॉन्ड के केस में सर्टेन रहता है। और इनफाइनाइट पीरियड का मतलब हम कोई डिफाइंड टाइम पीरियड के लिए इसको होल्ड नहीं करेंगे, इनफाइनाइट पीरियड के लिए होल्ड करेंगे। इन सारे केसेस में हमारा जो लॉजिक है वो हटेगा नहीं अपनी जगह से। लॉजिक वही है, प्राइस ऑफ द शेयर टुडे इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लो विच कैन बी डिविडेंड और विच कैन बी एनी प्राइस रिसीव्ड इफ यू आर होल्डिंग फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड। ठीक है? तो आपको फ्यूचर में जो भी कैश फ्लो जनरेट होने वाला है उसकी आपको वैल्यू करनी है। 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक आएगा फाइनाइट होराइजन का। सर फाइनाइट होराइजन क्या होता है? मतलब आप कुछ गिवन टाइम पीरियड के लिए होल्ड करेंगे, 5 साल, 10 साल, 7 साल, क्वेश्चन में दिया रहेगा। और एक क्वेश्चन आएगा इनफाइनाइट होराइजन का। इनफाइनाइट मतलब उसमें कोई टाइम नहीं दिया हुआ है, आप उसको आजीवन अनंत काल तक होल्ड करेंगे, परपेचुइटी तक होल्ड करेंगे। ठीक है? अगर आप फाइनाइट पीरियड के लिए होल्ड करते हैं तो आप जैसे बॉन्ड वैल्यूएशन में करते थे वैसे करेंगे। पहले आपको देखना है कि आप कितने साल होल्ड करेंगे, सपोज n नंबर ऑफ ईयर्स। तो n नंबर ऑफ ईयर्स तक क्या क्या डिविडेंड आपको मिल सकता है उसको आप एस्टिमेट करो और उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। फिर लास्ट ईयर मान लो आप 5 साल तक होल्ड करना चाहते हैं, 5वें साल के एंड में आपको क्या प्राइस मिलेगा वो एस्टिमेट कर लो, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, उसको जोड़ दो। इज इट राइट? 2 तरह से हम आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं, एक इस तरह से और दूसरा टेबल में क्या करना है आपको, सपोज 5 साल होल्ड करना चाहते हैं तो 5 साल में आपको डिविडेंड मिलेगा D1, D2, D3, D4, ये डिविडेंड है D5, और यहाँ पर आपको एक प्राइस भी मिल जाएगा। ठीक है? और इसका प्रेजेंट वैल्यू एट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकाल लेंगे, इसका टोटल करेंगे। टेबल फॉर्मेट इजी रहता है प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है? एक स्टूडेंट पूछता है क्या इंस्टीट्यूट टेबल में मार्क्स देगी या इक्वेशन लिखने पे मार्क्स देगी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दोनों मेथड से आप कर सकते हो। हमारी इंस्टीट्यूट इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है जितना तुम लोग समझते हो। मुझे पता है तुम लोग बहुत समझते हो, लेकिन
पेपर चेकर है वो भी 5 साल मिनिमम क्वालिफाई हुए उसको हो चुके हैं, उसको ही ये पेपर चेक करना दिया जाता है, ठीक है। तो ये टोटल जो आएगा ये आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू आएगी। तो जो फॉर्मूले में लिखा है उसका इंटरप्रिटेशन है, पहले सभी डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू निकाल के ऐड कर लो, जो प्राइस आपको मिलने वाला है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के ऐड कर दो, तो ये आपका इंट्रिंसिक वैल्यू आ गया। इज इट राइट? बीच बीच में क्वेश्चन लेते रहेंगे, मन लगा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। सोर्स रेफरेंस बुक। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में आपको कुछ खास बेनिफिट नहीं मिलेगा इस चैप्टर में, आधा अधूरा मिलेगा, ठीक है। चाहिए तो आज ट्राई करना, कल बताना। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपकी बुक से पढ़ता हूं, स्क्रीन पे क्वेश्चन नहीं आ रहा है। मिस्टर ए वांट्स टू बाय शेयर्स ऑफ बी, ही इंटेंड्स टू होल्ड दो शेयर फॉर 6 ईयर। तो ये व्यक्ति इस शेयर को 6 साल होल्ड करना चाहता है। दिस इज अ मल्टी पीरियड वैल्यूएशन क्वेश्चन, ठीक है। तो 6 साल में उसका कैश फ्लो हमें देखना है क्या होगा। ड्यूरिंग विच ही एक्सपेक्ट्स टू रिसीव एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 5 रुपीज़ पर शेयर। 1 2 3 4 5 6, तो उसको हर साल 5 रुपये डिविडेंड मिलेगा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू हिज एस्टिमेशन ही कैन सेल दिस शेयर आफ्टर 6 ईयर फॉर 85 रुपीज़, प्लस यहाँ पर उसको 85 रुपीज़ शेयर बेचकर मिलेगा। तो आपको लगता नहीं ये बॉन्ड वैल्यूएशन जैसा क्वेश्चन हो गया। 1 से 6 5 रुपये, आखिरी साल 85। अब हमें डिस्काउंट रेट देखना क्या है। हिज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 12%, यानी आप 12% यूज़ करेंगे डिस्काउंटिंग के लिए। कैलकुलेट, अरे क्वेश्चन तो कुछ और ही है। शुड ही बाय द शेयर इफ द मार्केट प्राइस इज ₹60? शुड ही बाय द शेयर। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी आपको इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे इन सारे कैश फ्लो को 12% से डिस्काउंट करना पड़ेगा, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे, फिर इंट्रिंसिक वैल्यू को हम 60 के साथ कंपेयर करेंगे। और अगर हमें 60 रुपीज़ में मिल रहा है और इंट्रिंसिक वैल्यू 60 से ज़्यादा है, मतलब सस्ता है, सस्ता खरीदो। लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर, कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर, कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर। एक टेबल ड्रॉ करेंगे जैसे बॉन्ड वैल्यूएशन में करते थे। एक टेबल वैल्यूएशन करेंगे, पीवी एन्युटी फैक्टर निकालेंगे। पीवी एन्युटी फैक्टर कितना आ रहा है, 4.1114 आ रहा है क्या। और 5th ईयर का फैक्टर कितना आ रहा है, 5th ईयर का फैक्टर कितना आ रहा है, 0.5066 आ रहा है क्या। 6th ईयर का 0.5066 आ रहा है क्या। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जरा आंसर चेक करना। 20.557 आ रहा है क्या। 63.62, बहुत अच्छे। एक विद्यार्थी ने कहा है 63.62 सही जवाब। अब मुझे बताओ, तुम देना चाहते हो 63.62, तुम देना चाहते हो 63.62 और मार्केट में 60 में अवेलेबल है, क्या करेंगे। क्या एडवाइस दोगे, खरीदने की एडवाइस दोगे या बेचने की, बाई की एडवाइस दोगे या सेल की। आप कहां तक पे करना चाहते हो, 63.62। ये आपका इतना अमाउंट आप पे करने के लिए रेडी हो, दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू। क्योंकि अगर आप इतना अमाउंट पे करोगे तो आपको 12% रिटर्न मिलेगा, लेकिन 60 में अवेलेबल है तो बाई करेंगे। तो नीचे लिखेंगे एडवाइस, एडवाइस द करंट मार्केट प्राइस, इन ब्रैकेट लिखना ₹60 is less than इंट्रिंसिक वैल्यू, फिर ब्रैकेट में लिखना ₹63.62,
hence the share is undervalued, full stop, it should be purchased, it should be purchased। तो इतना आप लिखेंगे, सिर्फ परचेज लिख कर मत आना, उसके पीछे रीज़न निकला अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड क्यों है? क्योंकि करंट मार्केट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है। एक और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 मैं बुक से ही पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है मिस्टर ए वांट्स टू बाय शेयर ऑफ बी, ही इंटेंड्स टू होल्ड दो शेयर्स फॉर 6 ईयर during which he expects to receive dividend of 5, 3, 4, 2, 9, 8 per share at the end of each year. According to his estimation, he can sell this share after 6 year for 85 और 6वें साल वो क्या करेगा? 85 में बेच देगा। तो मैंने क्वेश्चन को टेबुलर फॉर्मेट में लिख दिया है, आप चाहो तो इक्वेशन के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। His required return is 12% per annum. Should he buy the share if the market price is 60? क्वेश्चन सेम है, सिर्फ इस बार डिविडेंड हर साल डिफरेंट है। सॉल्व करेंगे, अपने से सॉल्व करेंगे। हेडिंग लिखना है कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। 4 कॉलम ड्रॉ करेंगे। ईयर कैश फ्लो डिस्काउंटिंग फैक्टर एट 12% प्रेजेंट वैल्यू। अगर आप चाहिए तो डिस्काउंटिंग फैक्टर को आप हटा भी सकते हैं, डायरेक्टली प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर डायरेक्टली प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो कैलकुलेटर पे 5 डिवाइड बाई 1.12 इक्वल टू प्रेस करेंगे तो आपको प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। मेमोरी प्लस में शिफ्ट कर देना, मेमोरी प्लस में शिफ्ट कर देना। हाँ, तो कंप्लीट करके मुझे टोटल बता दो, कंप्लीट करके मुझे टोटल बता दो, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग खुद से मेहनत करना सीख गए हैं। फाइनल फिगर आप बताएंगे, जो सही बताएगा बुद्धिमान कहलाएगा। हो जाए तो बता देना, तब तक मैं वेट करूंगा और कुछ ऑप्शन नहीं है। आंसर आ रहा 63.20। कल रात को मैंने घर पे करके देखा था, 63.20 आ रहा था, बाकी इंडिविजुअली मैंने नहीं लिखा। 63.20 आ गया, कितने लोगों का आया जरा बताएं? 63.20, 63.20। आया क्या? किसी का आंसर आया? ये जो 85 है ना, उसको भी 6th ईयर के फैक्टर से आपको डिस्काउंट करना है। ये दोनों फिगर जो है 6th ईयर के एंड पे आएगा। आया क्या? तो एक बार 63.20 लिख लो, अगर नहीं आ रहा है तो बाद में भी चेक कर सकते हैं। लिख लिया? फिर यहाँ पे एडवाइस लिखना, एडवाइस। द करंट मार्केट प्राइस ब्रैकेट में ₹60 is less than intrinsic value
ब्रैकेट में ₹63.20। एक स्टूडेंट का कहना है 63.17 आ रहा है, बहुत ही सही जवाब, इसको आप लिख दो। अगर 63.17 लिख रहे हो यहाँ पे तो यहाँ भी वही लिखना। हेंस द स्टॉक इज क्या लिखूं, अंडर वैल्यूड लिखूं या ओवर वैल्यूड लिखूं? अंडर वैल्यूड, इट शुड बी परचेस्ड, इट शुड बी परचेज। रीजनिंग के साथ लिखना है, अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, बट आपको 3 चीज़ें तो कम से कम कवर करनी चाहिए। पहला कि इसकी मार्केट वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है, दूसरा ये अंडर वैल्यूड है, और तीसरा आपको रिकमेंडेशन लिखना है कि परचेज करना है या सेल करना है। एक और क्वेश्चन नंबर 4 भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है मिस्टर ए वांट्स टू बाय शेयर्स ऑफ बी, he intends to hold those shares for 6 years. He expects to receive a dividend of 5 per share next year. यानी D1 फर्स्ट ईयर के एंड में आपको 5 रुपये मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, विथ अ ग्रोथ रेट ऑफ 4% पर एनम। ये डिविडेंड जो है ना 4% बढ़ता जाएगा, 5 + 4%, फिर +4, फिर +4, तो ऐसा आपको यहाँ तक पहुँचना है, 4% बढ़ाना है। तो इस बार भी डिविडेंड चेंज होगा, लेकिन हर साल आपको खुद होकर 4% बढ़ाना है। और उसके बाद ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेशन ही कैन सेल दिस शेयर आफ्टर 6 ईयर फॉर 85। और यहाँ पर आप P6 इज 85 रुपीज़ पे इसको आप 6th ईयर के एंड में शेयर को बेच सकते हैं। रिक्वायर्ड रिटर्न इज 12%, शुड ही बाई द शेयर इफ द मार्केट प्राइस इज 60। 3 सिमिलर क्वेश्चन है, तीनों में डिविडेंड का पैटर्न अलग अलग दिया हुआ है। क्या करें, सॉल्व करेंगे, हेडिंग लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर, कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर, कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। फिर से वही टेबल, अगर आप अच्छे से कर सकते हैं बगैर डिस्काउंटिंग फैक्टर के तो डायरेक्टली प्रेजेंट वैल्यू लिख दो। अच्छा स्टूडेंट चाहे तो एक कॉलम अपना कम करके समय बचा सकता है, लेकिन अगर आप श्योर नहीं हैं तो आप डिस्काउंटिंग फैक्टर लिख के करो, ठीक है। मेन आपका आंसर यहाँ पे सही आना चाहिए। तो चलिए ईयर 1 2 3 4 5 6 और 6 को एक बार और लिखेंगे। फिर यहाँ पर ये डिविडेंड है, पहले 6 साल डिविडेंड लिखेंगे, और ये प्राइस है। तो डिविडेंड हमने कैसे निकाला, पहले 5 लिखना, 5 + 4% करो, 5.20 + 4% + 4% + 4% + 4% आ गया। अब आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना आना चाहिए। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना आना चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना आना ही चाहिए। बोलो आंसर बोलो। एनीबडी आंसर? $70.65.50 आ रहा है। आप शायद ये लास्ट वाले को 7वें फैक्टर से डिस्काउंट कर रहे हैं, ये दोनों 6th ईयर है। तो प्लीज़ आप ये आंसर लिख लो, बाद में घर पे चेक कर लेना। 65.50 राइट है।
65.49 भी राइट है। इसके अलावा इससे अगर बहुत ज़्यादा दूर भाग रहे हैं ना तो गलत है। एडवाइस लिखेंगे, करंट मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस ठीक से कैलकुलेशन करना है ना। इसमें भी अगर आप गलती करेंगे इतने सिंपल से क्वेश्चन में, तो ये चैप्टर कितना बड़ा और कितने एडवांस वर्जन है इसमें, उसको कैसे करेंगे। द करंट मार्केट प्राइस ₹60 इज लेस देन, या डिस्काउंटिंग फैक्टर लिख के कर लो ना अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो, इज लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू, इज लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू इस क्वेश्चन में 65.50 है, या 49 लिखना चाहते हो तो वो लिख दो। देयरफॉर द स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, 3 लाइन तो लिखेंगे ही। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, इट शुड बी परचेस्ड, इट शुड बी परचेस्ड। ये सब मैं आपको बेसिक अभी फिलहाल आपका बैकग्राउंड क्रिएट कर रहा हूं फॉर एडवांस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मल्टी पीरियड, फाइनाइट पीरियड मॉडल। मल्टी पीरियड, उसमें भी फाइनाइट पीरियड है, 6-6 साल के लिए उन्होंने दे रखा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मॉडल, ग्रोथ मॉडल। ग्रोथ मॉडल मतलब डिविडेंड विल ग्रो, डिविडेंड विल ग्रो। बट इसमें 3 मॉडल है मेरे पास। एक है जीरो ग्रोथ मॉडल। इस मॉडल में हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, जीरो ग्रोथ मॉडल में डिविडेंड विल रिमेन कांस्टेंट, तो शेयर विल बी हेल्ड फॉर इनफाइनाइट पीरियड, शेयर विल बी हेल्ड फॉर इनफाइनाइट पीरियड। हम ईयर 0 में खड़े हैं और हमें नहीं पता कब तक शेयर होल्ड करेंगे, इनफाइनाइट पीरियड तक। और जो डिविडेंड जो अमाउंट मिलेगा वो कांस्टेंट रहेगा। डिविडेंड का अमाउंट जो है वो इनफाइनाइट पीरियड तक कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब एग्जांपल सपोज 5 रुपए हैं तो आपको 5 ही मिलेगा। कुछ कुछ कंपनी की ऐसी पॉलिसी होती है कि वो सेम डिविडेंड हर साल पे करते हैं। तो ये मॉडल वहाँ पे लगा सकते हो जो कंपनीज कांस्टेंट डिविडेंड हर साल पे करती है, चाहे प्रॉफिट बढ़े घटे, बट उनका रहता है कि शेयर होल्डर को एक सर्टेनिटी दिया जाए, हर साल उसको एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ डिविडेंड दिया जाए, ताकि नेक्स्ट ईयर उसको पता है कि मुझे इतना अमाउंट मिलने वाला है, उसके हिसाब से अपना कैश फ्लो की तैयारी कर सकता है। इज इट राइट? इससे शेयर होल्डर्स को सर्टेनिटी मिलती है। तुम अगर रिटायर्ड पर्सन हो, तुम्हें कंपनी के शेयर में पैसा लगाना है, अगर तुम्हें पता है ये कंपनी 5 रुपया डिविडेंड देगी तो उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। इसकी वैल्यू कैसे करेंगे? अब ये इनफाइनाइट पीरियड तक आप होल्ड कर रहे हो तो मैथमेटिकली इसकी वैल्यू ऐसे होगी, देखना, लिखना मत। प्राइस ऑफ द शेयर टुडे इक्वल टू D/1 प्लस R टू द पावर 1 प्लस D/1 प्लस R टू द पावर 2 प्लस D/1 प्लस R टू द पावर 3 प्लस D/1 प्लस R टू द पावर 4 प्लस 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 D/1 प्लस R टू द पावर इनफाइनाइट। अब एक टेबल बना के तो सॉल्व नहीं होगा, कितना लंबा टेबल ड्रॉ करोगे? तो ये, इसको हम मैथमेटिक्स में, इसका एक नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज। क्या नाम है? सुना है क्या? मैथ्स में सुना होगा, अगर मैथ्स लिया रहेगा 12th में या फिर फाउंडेशन कोर्स में, तो इसका नाम है जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब है कि नंबर जो है वो बढ़ रहा है, एक पर्टिकुलर रेट से बढ़ रहा है नंबर। यहाँ पे क्या रेट से बढ़ रहा है? फॉर एग्जाम्पल ये नंबर है d इंटू 1 प्लस आर। ये जो नंबर है ये पिछला नंबर को लिया इन्होंने और उसमें इंटू 1 प्लस आर कर दिया तो ये नंबर आ गया। ये नंबर कैसा लिया उन्होंने? पिछला नंबर लिया, इंटू 1/1 प्लस आर किया। ये नंबर कैसे आइडेंटिफाई किया इन्होंने? D/1 प्लस आर टू द पावर 3
इंटू 1/1+r, सिर्फ समझना है। ऐसी सीरीज जहां पर आप एक पर्टिकुलर रेट से बढ़ रहे हो, पर्टिकुलर रेट से चेंज हो रहा है आपका नेक्स्ट नंबर, इसको बोलते हैं जीपी। और इसको जब हम फाइनली पूरा सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे स्कोप ऑफ वर्क के बाहर है, ये आपको 12th स्टैंडर्ड में या फाउंडेशन में इसका सॉल्यूशन बताया जाता है। फाइनल स्टेप में क्या आएगा, गेस करो। फाइनल स्टेप में क्या आएगा? फाइनल स्टेप में सिर्फ इतना बच जाएगा, D/R। वाह वाह, मतलब इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ, आप घर में ट्राई करना, अगर हो जाए तो, ना तो गूगल पे करना, उसमें आपको कहीं ना कहीं किसी गूगल साइट पे मिल जाएगा। फाइनली जब ये आप इक्वेशन सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आता है D/R। D मतलब डिविडेंड, R मतलब रेट ऑफ डिस्काउंट, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। बस, तो इस चैप्टर का सबसे इजी फॉर्मूला यही है, जीरो ग्रोथ मॉडल, प्राइस टुडे इज इक्वल टू D/R। इसमें अजम्पशन क्या है, जो डिविडेंड अमाउंट है वो कांस्टेंट रहेगा, डिविडेंड अमाउंट विल रिमेन कांस्टेंट ईयर आफ्टर ईयर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। मैंने क्या किया, हर एक कॉन्सेप्ट पे 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन डालने की कोशिश की है अलग अलग सोर्सेज से। ये मेरा जो चैप्टर है ये इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट जर्नल में भी एक बार पब्लिश हुआ है, ठीक है। मुझे बदले में 750 रुपये इनाम भी मिला था। स्टूडेंट जर्नल में वैल्यूएशन ऑफ शेयर में ये पूरा चैप्टर जो मैंने लिखा है पब्लिश हुआ है, बहुत साल पहले, करीब 15 साल हो गए अभी, और इनाम भी मिलता है, आप भी लिखना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन कहता है एक्स लिमिटेड पेज अ डिविडेंड ऑफ ₹2 पर शेयर एवरी ईयर, रिक्वायर्ड रिटर्न इज 10%, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। तो आपको क्वेश्चन में देखना है कि क्या इसमें फाइनाइट पीरियड है या इनफाइनाइट पीरियड है, नंबर ऑफ ईयर्स कितना दिया हुआ है, कहीं नहीं दिया हुआ तो उसको इनफाइनाइट ट्रीट करना है। डिविडेंड कांस्टेंट है, तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, D/R लिखेंगे नीचे, P0 इक्वल टू D/R। बस, ये सिर्फ मैं आपको स्टार्टिंग के लिए करवा रहा हूं, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। फिर उसके नीचे लिखना 2/20%, आंसर 20 रुपीज, सबने सही जवाब दिया है। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ना ट्विस्ट करूंगा अगले क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अ कंपनी वांट्स टू डिक्लेयर 3-year हॉलीडे फॉर डिविडेंड। इसका मतलब है, एक बार मैं डायग्राम से समझाऊंगा आपको, जिनको चाहिए डायग्राम ड्रॉ करते रहना है, नहीं चाहिए कोई बात नहीं। कंपनी विल डिक्लेयर डिविडेंड हॉलीडे फॉर 3 years विथ लॉट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम इन द ऑफिंग। कंपनी पहले 3 साल डिविडेंड नहीं देना चाहती है। क्यों नहीं देना चाहती है? क्योंकि इनको बहुत सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है। डिविडेंड पे कर देगी तो कैश कम हो जाएगा, तो कंपनी बोलती पहले 3 साल डिविडेंड नहीं देंगे, पहले जो भी हम प्रॉफिट कमाएंगे उसको हम अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करेंगे, उससे हम कैपिटल एसेट परचेज करेंगे। इट इज ऑल्सो डिसाइडेड टू डिक्लेयर कंसिस्टेंटली 14% डिविडेंड फॉर द फेस वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 देयर आफ्टर। इसके बाद जो 4th ईयर का डिविडेंड होगा दैट विल बी 14% ऑफ 10 यानी 1.40, और उसके बाद D5 भी 1.40, और ऐसा इनफाइनाइट पीरियड तक आप 1.40 देते रहेंगे। यानी पहले 3 साल डिविडेंड नहीं होगा, लेकिन उसके बाद चौथे साल से डिविडेंड की एक बार जो आपने
1.40 स्टार्ट की वो फिर इनफाइनाइट पीरियड तक चलेगा। क्वेश्चन क्या है, आपको ईयर 0 में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ शेयर निकालना है। ईयर 0 में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ शेयर निकालना है। तो यहाँ पर अब जरा ध्यान से देखो, आपको डिविडेंड कहाँ से मिलना स्टार्ट हुआ है? ईयर 4 से। हमारा फॉर्मूला क्या है? P0 इक्वल टू A/R, जो पिछले क्वेश्चन में किया था। लेकिन ये जो एनुअल डिविडेंड है ये फर्स्ट ईयर में अगर मिलेगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर D4 से मिलना चालू हुआ तो आपको आंसर डायरेक्टली यहाँ पे तो नहीं मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा? अगर D4 है और ये फॉर्मूला मैं अप्लाई करता हूँ तो D4/R की वैल्यू होगी P3, यानी एक साल आगे से जो सीरीज चालू होगा उसका प्रेजेंट वैल्यू मैं निकालूंगा तो एक साल के पहले आएगा। ठीक है, उतना ध्यान रखना है। अदरवाइज फिर तो कहीं से भी डिविडेंड पे करो आपका आंसर सेम ही आ जाएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता ना, यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे करेंगे आंसर सेम कैसे हो सकता है? तो D4 अगर है फॉर्मूला से आपको मिलेगा P3, मतलब आपको यहाँ पर एक वैल्यू मिलेगी, फिर इसको वापस आपको पीछे लाना पड़ेगा 3 साल डिस्काउंट करके। तो P0 विल बी P3 डिवाइड बाई 1 प्लस R टू द पावर 3। तो ऐसे क्वेश्चन में जहां फर्स्ट ईयर से डिविडेंड नहीं मिल रहा है आपको 2 स्टेप लगाने होंगे। अगर फोर्थ ईयर से डिविडेंड मिल रहा है तो पहले P3 निकालेंगे और P3 को P0 में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ 3 ईयर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर पहले P3 निकालना होगा, फिर P3 से P0 पे आएंगे। 2 स्टेप में आएंगे जहाँ पर डिविडेंड ईयर 0 से स्टार्ट नहीं होता है। अब आप नोटबुक में लिखेंगे, पहले लिखना प्राइस एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, प्राइस एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर ब्रैकेट P3 इक्वल टू P3 इक्वल टू D4 अपॉन K ब्रैकेट में 14% इंटू 10 अपॉन 9% अपॉन 9% अपॉन 9% अपॉन 9%। कितना आया? 15.56। एक बार मैं वापस समझा दूं, हम यहां पर खड़े हैं, ठीक है, और ये P3 हमसे कितने साल दूर है? 3 साल दूर है। तो P3 को आपको P0 पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको 3 साल के फैक्टर से डिस्काउंट करना पड़ेगा। तो लिखेंगे प्राइस टुडे, तो P3 आपका 15.56 यहाँ पर है, तो 3 साल के फैक्टर से डिस्काउंट करेंगे तो यहाँ पर आप पहुँच पाओगे। बोलिए जी, 15.56 डिवाइड बाई 1.09 टू दी पावर 3। तो कैसे निकालना है? 15.56 टाइप करो, डिवाइड बाई 1.09, 3 बार इक्वल टू प्रेस कर दो, 3 बार इक्वल टू प्रेस कर दो। कितना आया? 12.01 के करीब आया क्या? 12.01 चेक करना, ठीक है क्या? 12.01। तो ऐसे क्वेश्चन में जहां पर आपको D4 दिया हुआ है तो पहले D4 से इनफाइनाइट की जो वैल्यू है, इस पोर्शन की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो यहाँ पर आती है, फिर यहाँ से वापस आपको P0 पे टान के लाना है। इज इट राइट? सो इन समरी I am going to tell you about our AFM video lecture. There are 2 options you can purchase in Hindi or English, applicable for 2024, 2025 and onwards exam. The duration is approximately 290 to 95 hours. Study material, you'll get class notes, 2 volumes,
you will get one MCQ question book, you will get summary chart. Our study material covers all questions of study material, RTP, MTP, past exam, and many reference book. You can purchase and watch it on your Android based mobile phone, laptop, desktop. You can also get it on pen drive, and we have covered all the latest exam questions and papers also. So these are the modes of learning. You can watch our lectures on mobile, laptop, desktop. For mobile phone, you can watch it on Android based mobile phone. If you have any language issue, don't worry, we have recorded in 2 languages. We have recorded separately, one in Hindi batch, one in English batch. According to your comfort, you can purchase. The English will be 100% English. The English batch would have 80 to 90% Hindi, 10 to 20% would be English, but mostly it is Hindi only for English language batch. And what are the study material we are going to give you along with video lecture? 2 volumes would be given, which will be called class notes, where we have all questions and answers that we are going to cover in the class. We are going to provide you one summary chart of around 100 pages, which will give you summary of all the chapters including theory chapters, and it has all the formulae for CA final AFM at one place. And then you will be given one high quality MCQ book also, which contains very good MCQs on each of these topics. Each topic we have found out from our different resources, and we have compiled one MCQ book. What about the price? That is your question. So there are 2 options. If you purchase Google Drive, you have 2 options: validity 1.2 times 1 year, 5,999. Actually it is 5 year now. We have made it 5 year for our student. You can watch it anytime in the next 5 year. I hope you will not require 5 year time. Or if you want a higher views, you can take 1.8 views with 5 year validity. And if you want in pen drive mode, you will have to pay 1000 rupees extra for pen drive. So I think our prices are very reasonable. The objective is that most of the students should get the benefit of this high quality lecture. Please share this information with your friend that AFM video lecture, regular video lecture, is available only for 5,999, and you can place your order on our website vino.in. If you have any doubt, any query, we are going to help you out. You can ask your query on email asfoundation1@gmail.com. You can call us on the numbers appearing on the screen. You can visit our website vino.in and you will get all the details. We'll be very happy to help you out. My only objective is that you should get very good marks in AFM, and the cost should not be a constraint for you. Maximum people should get the maximum benefit of this high quality lectures. So dear student, thank you very much for watching this video. I wish you all the best.